लिए मुझे आमंत्रित किया गया। वैसे तो वो पृथ्वी परिषद पृथ्वी को बचाने के लिए की गई थी, लेकिन यूनो के सामने एक दूसरा भी प्रस्ताव था कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका खंड का शोध किया, इसका सेलिब्रेशन किया जाए। लेकिन वहाँ के पूरे अमेरिका के आदिवासियों ने उसका विरोध किया कि जब आप लोग आए थे तब हमारी जनसंख्या करोड़ों में थी। आज अमेरिका में 18,000 लोग आदिवासी बचे हैं और कनाडा में 2 करोड़ लोग थे, इसमें से 20 लाख लोग बचे हैं, और आप इसका सेलिब्रेशन करना चाहते हो। तो वहाँ के आदिवासियों ने प्रोटेस्ट किया और फिर उन्होंने सोचा कि इसके समाधान के लिए हम लोग आदिवासियों का भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसके तहत आदिवासियों का कॉन्फ्रेंस किया गया और पृथ्वी को बचाने के लिए थीम तय किया गया। तो इसके तहत 92 में पृथ्वी के बचाव के साथ यह सोचा गया कि प्रकृति में आदिवासी सम्मिलित है, आदिवासी ही प्रकृति है, उनका जीवन ही प्रकृति को बचा सकता है, उनके जो जीवन मूल्य है, जीवन दर्शन है, वो ही प्रकृति को बचा सकता है। और ये जो मूल्य है, ये जो दर्शन है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और इसके लिए 1993 के वर्ष को यूनाइटेड नेशंस ने आदिवासी वर्ष घोषित किया, 1994 से आदिवासी दशक घोषित किया, और 1995 में आदिवासी वर्ष 9 अगस्त, आदिवासी दिन 9 अगस्त को घोषित किया। दूसरी भी चीज थी, वो चीज ये है कि इतिहास हो, कला हो, ज्ञान हो, संस्कृति हो, जो भी हो, दुनिया की जो सब व्यवस्थाएं, राजनैतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, ये पूरी व्यवस्थाओं के जो मूल है वो आदिवासी संस्कृति में है। हम हर सिविलाइजेशन के मूल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लक्षण हर लोगों में है। हमारा जो इंडिजिनिटी जिसको कहते हैं, जिसको आप आदिवासित्व कहते हैं, तो ये जो चीज है, ये चीज आदिवासियों में है। तो इस धरती के जो समस्याएं खड़ी हुई है, जो बर्ट्रांड रसेल ने 3 चीजें कही थी, इसका क्लासिफिकेशन करा था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी समस्या है वो 3 तरीके की है। एक तो मैन विथ हिमसेल्फ, अपने खुद के साथ की समस्या। दूसरी जो समस्या है वो मैन विथ फेलो मैन, हमारे साथ वाले लोगों के साथ की हमारी समस्या है। और तीसरी जो समस्या है वो मैन विथ नेचर। तो यूनाइटेड नेशंस में हमने कहा, उन्होंने पूछा कि आदिवासियों को क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि बर्ट्रांड रसेल ने जो ये क्लासिफिकेशन किया है, वो जब हमारी आदिम सभ्यता थी तब ये तीनों समस्या हमारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग इसको एडजस्ट करके चलते थे। हम प्रकृति जिसको अब प्रकृति को नियंत्रण में लेना चाहते, हम नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं की, हम लोगों ने उसकी पूजा करने की कोशिश की। प्रकृति का जो नियम है वो अहिंसा का नियम है। शेर भी बच्चों को पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, खा नहीं जाते हैं। शेर भी सबको मारते फिरते नहीं है। इसलिए प्रकृति का जो उद्भव है वो प्रेम है, वो प्यार है, वो स्नेह है, और उसकी जो सुरक्षा है वो अहिंसा है। इसलिए नॉन वायोलेंस एंड द लव इज द बेसिक
वैल्यू ऑफ द इंडिजिनस सोसाइटी। आदिवासियों का जो बेसिक मूल्य है वो प्रेम और अहिंसा में भरा हुआ है। और जो भी दुनिया के दार्शनिक हुए वो दार्शनिकों ने इसमें से सीखा है, इसमें से ही दर्शन के रूप में हम लोगों को दिया है। तो साथियों, हम वहाँ से आए, हमारे ये जो सब साथी थे हम सब मिले, हम पहले भी मिलते रहते थे। तो आदिवासी एकता परिषद को एक व्यापक स्वरूप देने का हम लोगों ने तय किया। इसमें से हमारे कई साथी आज हमारे साथ नहीं है जिसको आज नाम दिया गया, लेकिन आपके सामने बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है। ये होड़ हम लोग करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो हम लोग बट जाएंगे, और हम लोग बट जाएंगे तो अच्छा ही बट जाएंगे, इंसान बट जाएंगे ऐसा नहीं है। दुनिया में विनाश होगा, दुनिया में हिंसा फैलेगी, दुनिया में युद्ध होगा, क्योंकि अगर हमारी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है तो फिर हमको ज़्यादा विस्तार चाहिए, ज़्यादा इनकम चाहिए। इसलिए दुनिया में राज्य की स्थापना हुई, राज्य का विस्तार होता रहा, इसलिए शस्त्र का विकास हुआ, इसलिए लड़ाई हमारी वो भी है। टॉल्स्टॉय ने कहा है, चौथी जो गुलामी हम लोगों को की गई वो पैसों से गुलाम किए गए। टॉल्स्टॉय ने कि एक तो धन से हम लोगों को गुलाम किए गए, जमीन का कब्जा थोड़ा लोगों ने ले लिया, राज्य ने जमीन का कब्जा ले लिया, राज्य ने जंगल का कब्जा ले लिया, और राज्य फिर जिसको चाहे उसको दे रहा है, जिसको जिंदा रहना है उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसमें से इनकम हो सके इसको दे रहा है, क्योंकि राज्य को भी टिकने के लिए इनकम चाहिए। इसलिए हमारे कई युवा साथियों को ऐसा लगता है कि हम राज्य में चले जाएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे, लेकिन आप लोग तो तनख्वाह लेके ही काम करोगे ना। सब लोग राज्य को चलाने के लिए खर्च होता है, और इसलिए गांधी से लेकर जिन जिन लोगों ने, दार्शनिकों ने राज्य के बारे में चिंतन किया, उन लोगों ने सोचा कि राज्य ऐसा होना चाहिए, हमारे प्रतिनिधि ऐसा होने चाहिए कि जो प्रजा के पास से कम ले। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम खर्च से वो चले। तो साथियों, इसलिए आदिवासी एकता परिषद, मैंने पहले ही कहा, वैसे जो नेतृत्व निर्माण की अपेक्षा करता है वो हमारे समाज में से ऐसा नेतृत्व पैदा हो कि जो देश और दुनिया का नेतृत्व कर सके। और मुझे विश्वास है कि वो आदिवासी ही कर सकेगा। हम लोग बहुत बिगड़े हुए नहीं है, अब हम जंगल में से अभी अभी बाहर आए, हमने कोई बड़ा उद्योग नहीं डाला है। हमारे कई साथी कहते हैं कि हम उद्योग डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या करेंगे? आप भी झाड़ काटेंगे, पेड़ काटेंगे, आप भी क्या करोगे? वहां ही खनिज संपदा है। इसलिए आप लोग सोचो, ये एक नई दिशा की बात है, और इसलिए 14 जनवरी हम लोगों ने तय किया कि इस दिन धरती दिशा बदलती है। तो इस दिन दुनिया की जो सल्तनतें हैं, जो आज एक दूसरे को मार काटने पे उतर गई है, एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने के लिए उतर गई है, उसको हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग वापस घूमो, 180 डिग्री घूमो। आप लोग, ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा दुनिया नहीं चलेगी, आधी दुनिया भूखी है। अभी अफ्रीका में जो वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है दुनिया की, उनका एक समिट हुआ और इसमें दर्शाया गया कि दुनिया की 41% संपत्ति 1% लोगों के पास है और हिंदुस्तान में 62% संपत्ति 1% के पास है। ये बहुत दिनों तक ऐसी असमानता नहीं चलेगी। हम आप लोगों को विनती करते हैं कि ये जवान लोग जो है बहुत देर तक आप लोगों की राह नहीं देखेंगे। ये हथियारों से नियंत्रण होने वाली चीज नहीं है। करोड़ों लोगों को आप हथियार से नियंत्रित नहीं कर सकते हो। अलग अलग देशों में विद्रोह हो रहा है और हिंदुस्तान में आदिवासी कम है, लेकिन इतने भी कम नहीं है। 10 करोड़ आदिवासी है। इसलिए नेस्त नाबूद करने की छत्तीसगढ़ में आप 644 गांव जला देते हो, जैसे श्रीलंका जलाई थी, वही दिशा तरफ आप लोग जा रहे हो। तो इट इज रॉन्ग। इसलिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन आदिवासियों ने शुरू किए हैं और आखिर का जो आजादी का आंदोलन था वो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद जो शुरू किया। प्लीज बैठ जाइए। जो आए महात्मा गांधी, वो पोरबंदर के थे। पोरबंदर में उनको कोई मदद करे ऐसा नहीं था। वहां तो सब व्यापारी लोग थे। अहमदाबाद में आए, अहमदाबाद में मिल मालिक थे, वो पैसे दे सकते थे, वो सैनिक नहीं दे सकते थे। तो हमारे पुरखों ने 1903 से आदिवासी संगठन बनाया था, काली परत परिषद करके। और वो ये पश्चिम भारत का जो विस्तार है, खानदेश का विस्तार जिसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का थोड़ा भाग और महाराष्ट्र का भाग, ये मिलके उन लोगों ने उस जमाने में बनाया था। उन लोगों ने गांधी को खत लिखा 1920 में कि आप हमारे यहाँ आइए, हम स्वातंत्र संग्राम लड़ने के लिए तैयार हैं। और महात्मा गांधी पहले तो नहीं आ सके। 1922 में उन्होंने दक्षिण गुजरात में बारडोली में उनके बेटे रामदास गांधी और उनके भतीजे छगनदास गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजे और बारडोली में स्वराज आश्रम हुआ। और 1923 की 1 जनवरी को हर साल जैसे हम लोग सम्मेलन करते हैं, ऐसे वो काली परत परिषद भरते थे। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षा कस्तूरबाई गांधी को 1923 की 1 जनवरी को उन्होंने बनाया। और इसके चलते 1924 में फिर महात्मा गांधी वेड़छी मेरे गांव में आए, क्योंकि ये जो संगठन बना था वो वेड़छी मेरी माँ के गांव में बना था। मेरी माँ के नाना ने उसको होस्ट किया था। तो ये जो आंदोलन फिर हुआ, तो 1928 का जो नाकर की लड़ाई हुई, वो बारडोली सत्याग्रह हमारे यहाँ हुआ, हजारों आदिवासी शरीक हुए। 1930 की जो दांडी कूच हुई, वो हमारे यहाँ हुई। ऐसे सर्कल्स आदिवासियों ने बना दिए। 80 स्वयंसेवकों को लेके हजारों लोगों के अनसर्कल बना के गांधी की सुरक्षा आदिवासियों ने उस जमाने में की। उन पर घोड़े दौड़ाए गए, पीटे गए। और आज 1932 में स्वदेशी का आंदोलन हमारे यहाँ हुआ। 1938 का हरिपुरा कांग्रेस हमारे यहाँ हुआ।
जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। उस समय भी थोड़ी आप कह रहे हैं वैसे गरीब और तवंगर का, अमीर और गरीब का, मजदूर और किसान का भेद थोड़ा चल रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने भाषण किया, एक रैली आई थी विरोध करने के लिए। उस महासम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने भाषण किया कि अगर बंधुआ मजदूर थे वो लोग, अगर इन लोगों को आजादी नहीं मिलनी है तो मुझे ऐसी आजादी में रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फ्रीडम। आज सब नेताओं के नाम लेके बोल रहे हैं, लेकिन नेताओं के जो उसूल थे, नेताओं के जो मूल्य थे, वो मूल्य हम लोग भूल गए हैं। तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज में से ऐसे अच्छा राजकीय नेतृत्व भी उभरे। अभी तक हम लोगों ने वो बात नहीं किया है, लेकिन अभी कहने का समय आ गया है। और हमारा नेतृत्व भी अध्ययन करे, ये सब पढ़ो, फिलोसॉफीज पढ़ो, सब दर्शन शास्त्र पढ़ो, सब विचारधाराएं पढ़ो, गांधी को पढ़ो, टैगोर को पढ़ो, ट्रॉट्स्की को पढ़ो, रस्किन को पढ़ो, टॉल्स्टॉय को पढ़ो। ये गांधी वगैरह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, ये सब पढ़ के, ये सब बैरिस्टर तो इंग्लैंड में हुए। तो ये बैरिस्टर होके आए, तब जाके देश आजाद हो सका। हम लोगों को भी ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, अपने बच्चों को देश विदेश भेजना पड़ेगा। जिनकी अच्छी स्थिति है वो सीधे धंधे में मत लगा दो, बच्चों को पढ़ाओ, बौद्धिक स्तर अपना ऊंचा करो। जैसे आप लोग आमने सामने बैठ के अर्थ कारण की, राजनीति की आप लोग चर्चा कर सको, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर सको। कई लोग कहते हैं, और खास तौर पर राजकीय नेतृत्व को ऐसा लगता है कि आदिवासी एकता परिषद हमारा विरोध। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे आगे आए, लेकिन उन लोगों ने जो भूल किया है, वो ही भूल अगर आप लोग रिपीट करने वाले हो, ऐसा नेतृत्व अगर आप लोग दे रहे हैं, तो ऐसे नेतृत्व का तो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर नहीं होगा। समाज में कोई बदलाव नहीं होगा। आपके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे, आपके पास थोड़ी सत्ता आ जाएगी, समाज हाशिए पे चला जाएगा, समाज गरीब हो जाएगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो समाज में संवादिता कैसे टिकी रहे, वो हमारे सामने चुनौती है। इसलिए ये जो स्थान तय किया हमारे साथियों ने, हमको पता नहीं था कि ये फॉरेस्ट एरिया है, नहीं तो हम लोग नहीं यहाँ तय करते पहले। हम तो जंगल को बचाने वाले लोग हैं, जंगल काटने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हमारी रोटी सेकने के लिए भी अगर आप लकड़े नहीं दे सकते हो, तो आप कौन सा राज्य चला रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये चिंतन का विषय है, और आदिवासी एकता परिषद की नींव इस आधार पर रखी गई है कि हर इंसान इसको आकाश तक उड़ने का मिले, उसको स्वतंत्रता महसूस हो, इसको आत्मसम्मान मिले, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको सम्मान मिले। ये आशा के साथ आदिवासी एकता परिषद की स्थापना की गई है। आप सबने मुझे सुना, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद।